हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, चैप्टर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का, यानी कि सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर पे। बेसिक जो कंसेप्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ये सब कुछ अपलोडेड है, आप देख सकते हैं पार्ट 1। और आज के इस वीडियो में हम बाकी का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं फर्स्ट वीडियो को देखना तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक्स जो यहाँ पर बाकी रह गए थे वो यहाँ पर मैं कवर कर रही हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिटेन प्रॉफिट और प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो ये दोनों कंसेप्ट क्या है ये यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है, यानी कि बिजनेसमैन ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया होता है उसे वो कहीं और री इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो जो दूसरा प्रॉफिट अगेन वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है उसे प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। जैसे कि बिजनेसमैन को जो भी प्रॉफिट अर्न होता है कहीं से भी इन्वेस्टमेंट का, तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, इस चैप्टर 8 के फर्स्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि वो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सारे शेयर होल्डर्स के अमॉन्ग्स सारे शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज अ डिविडेंड। बट अगर पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करके अगर बिजनेसमैन कुछ अमाउंट अपने बिजनेस में रख ले और उसे कहीं और इन्वेस्ट कर दे, यानी कि कहीं नई ब्रांच या फिर मॉडर्नाइजेशन में कुछ नया इनोवेटिव करने के लिए अगर उससे अमाउंट को री इन्वेस्ट कर दे, तो यहाँ पर उसे प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? अगर कुछ ऐसा एक्सेस अमाउंट एज अ प्रॉफिट बिजनेस में रिजर्व रखा गया है तो उसके एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, कब काम आता है? यूज़फुल इन टाइम ऑफ रिसेशन। कुछ ऐसे डिफ़िकल्टीज़ के टाइम जो बिज़नेस में आते हैं, जब बिज़नेस को फेस करनी पड़ती है डिफ़िकल्टीज़, उस टाइम पे कुछ अगर रिज़र्व हो बिज़नेस के अंदर, ऐसी अमाउंट पड़ी हो, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंस उसका हो जाता है, उस टाइम पे बहुत यूज़फुल रहती है वो, जो नेगेटिव टाइम्स ऐसे आ जाते हैं उस टाइम पर। नेक्स्ट है यूज़फुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स। अब फ्यूचर प्लान्स के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने हो, जैसे कि मैंने कहा मॉडर्नाइजेशन करना हो, कुछ नया प्लांट लगाना हो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो, कुछ नया करना चाहते हैं इनोवेटिव, तो उसके लिए फ्यूचर प्लान्स जो है उसमें भी काम आ सकता है। ये जो एक्सेस प्रॉफिट होता है वो इसे प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। ये सारे उसके एडवांटेजेस है। थर्ड पॉइंट है यूज़फुल टू परचेज न्यू असेट्स। न्यू असेट्स परचेज करनी हो तो कोई लोन नहीं लेना पड़ता है। ये जो रिजर्व होता है बिजनेस के अंदर, ये अमाउंट जो है री इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्स डिविडेंड पॉलिसी। अगर फिक्स डिविडेंड पॉलिसी ले बिजनेसमैन तो उनको फिक्स डिविडेंड ही देना पड़ता है सारे शेयर होल्डर्स को, यानी कि शेयर होल्डर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है अमाउंट वो फिक्स्ड रह जाती है। उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट होगी वो बिजनेस में एज अ रिजर्व रहेगी, तो उसके बाद हम प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट उस बिजनेस फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है बर्डन फ्री असेट्स। बर्डन फ्री असेट्स यानी कि कोई लोन नहीं लेना पड़ता है असेट्स के ऊपर। आपको पता होगा जब भी लोन लेने जाते हैं तो अपनी कुछ असेट्स जो है वो मॉर्गेज करनी पड़ती है। तो अगर बिजनेस के अंदर रिजर्व होगा, कुछ एक्सेस अमाउंट होगी, तो ये जो असेट्स होगी वो बर्डन फ्री रहेगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो यही हमें एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है बोरोड कैपिटल कैन बी रीपेड। अगर इन केस कोई पहले से लोन लिया होगा, कोई बोरो किया होगा कैपिटल कहीं ना कहीं से, तो उन लोगों का जो भी अमाउंट होती है उन लोगों को रीपे कर सकते हैं। सारी जो डेब्ट्स होती है बिजनेस की वो सब रीपे कर सकते हैं इस प्रॉफिट से। यानी कि पहले कोई लोन ले लिया है, अब वो लायबिलिटीज़ पे करना चाहते हैं, तो यहाँ से बिजनेसमैन वो सारी अमाउंट को रीपे कर सकते हैं, यानी कि लायबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं, ये प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट करने से। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट है यहाँ पर डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि अब नए लोन्स लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी बिजनेस के अंदर, बिकॉज अगर एक्सेस प्रॉफिट पड़ा होगा, एक्सेस कैपिटल होगा, तो नए लोन्स नहीं लेने पड़ेंगे। तो जो नया कैपिटल होता है, जो बोरोड फंड होता है, वो जो है उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। एट्थ पॉइंट है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड यानी कि यहाँ पर
ये खुद का ही उसका फंड होगा, इसलिए लोन लेते हैं तब इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, और जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो ऐसे ही हमें पे करनी पड़ती है, वो एक्सपेंस हो जाता है बिज़नेस के लिए। तो वो सब पॉइंट्स भी यहाँ से रेडिकेट हो जाते हैं इंटरेस्ट वाले। तो यहाँ पर ये जो ओनर्स फंड है ये मतलब उसका खुद का ही फंड है, इस तरह से कैपिटल जनरेट होके आया होता है। तो आई होप आपको ये सारे एडवांटेजेस के पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब 4 लिमिटेशंस और दी गई है, उन 4 लिमिटेशंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट करने में क्या लिमिटेशंस आती है। फर्स्ट है एनकरेजमेंट टू मोनोपोली। अगर इतना सारा एक्सेस प्रॉफिट यानी कि एक साइड में इन्वेस्ट किया, वहाँ से प्रॉफिट हुआ, उसको अगेन कहीं और री इन्वेस्ट कर दिया, इस तरह से अगर बिजनेसमैन अपना बिजनेस रन करता रहा ऐसे कैपिटल पे, तो मोनोपोली कहीं ना कहीं जनरेट हो जाएगी और वो प्राइस मेकर बन सकता है। तो ये उसकी लिमिटेशन है। सेकंड है प्रमोट स्पेक्यूलेशंस, यानी कि इतनी बड़ी कंपनी अगर जब हो जाती है तब उसमें स्पेक्यूलेशंस ज़्यादा रहने लगती है। वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, डिविडेंड लेस देते हैं और कभी भी उससे यूज़ कर लेते हैं। इससे शेयर की प्राइस जो है, मार्केट प्राइस, वो डिक्रीज़ हो जाती है और स्पेक्यूलेशंस बढ़ जाती है कि कभी भी इस कंपनी के शेयर्स जो है उसकी प्राइस कम चली जाएगी या फिर वो डूब जाएगी कंपनी। तो उससे सब अपना इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश करते हैं, वापस सब अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। तो इस तरह से ये सारी लिमिटेशंस कहीं ना कहीं आ जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिफ़िकल्ट फॉर फाइनेंशियल वीक एंड फॉर न्यू कंपनीज़। अब फाइनेंशियली जो कंपनीज़ वीक होती है या फिर न्यू कंपनीज़ होती है वो प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट नहीं कर सकती है। ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ के लिए जो बहुत टाइम से मार्केट में रन कर रही होती है। तो ये एक लिमिटेशन आ जाती है स्मॉल और न्यू कंपनीज़ के लिए, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट करना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है नो बेनिफिट टू स्मॉल इन्वेस्टर्स। स्मॉल इन्वेस्टर्स होंगे उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलता है, यहाँ पर कोई भी वो इस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको भी इन्वेस्टर कम मिलते हैं। जैसे कि अगर कोई न्यू कंपनी सेटअप हुई है तो उसमें 10 टाइम्स इन्वेस्टर्स सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। वो रिस्की हो जाता है बिकॉज न्यू कंपनी सेटअप हुई होती है। तो ये सारे जो है वो लिमिटेशंस है। 4 तरह की लिमिटेशंस हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट अब बोरोड फंड, यानी कि हमने प्रेफरेंस शेयर देखे, इक्विटी शेयर्स देखे और अभी अभी हमने देखे प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कैसे करते हैं। तो हम पूरा चैप्टर है वो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे हैं कि बिजनेस में फाइनेंस किस किस तरह से आता है। तो हमने 2 टाइप्स देखे, शेयर्स के देख लिए और प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट देखा। अब बोरोड फंड्स में भी कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं जो आपको समझने हैं यहाँ पर कि और भी कौन कौन से सोर्सेज हैं बिजनेस में फाइनेंस आने के। तो बोरोड फंड्स यानी कि और भी एज अ लोन, एज अ बोरोइंग हम किसी से फंड बिजनेस में ले रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो है वो बिजनेस की लायबिलिटीज़ हो जाती है। जैसे एक बिजनेसमैन अपने शेयर्स इशू करता है उसी तरह से वो डिबेंचर्स भी इशू करता है। डिबेंचर्स जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज होती है, जो बिज़नेस में फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है। तो इस तरह से अगर डिबेंचर्स कंपनी किसी केस में इशू कर देती है तो वो डिबेंचर्स जो भी कंपनीज खरीदती है वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रही होती है उस कंपनी के अंदर। तो वो जो इन्वेस्टमेंट आता है उसके लिए कंपनी लायबल हो जाती है और वो एक लायबिलिटी बन जाते हैं डिबेंचर्स को रीपे करना। तो यहाँ पर ये पूरा एक्सप्लेन इसी तरह से किया गया है। प्री डिसाइडेड टाइम में डिबेंचर्स रीपे किए जा सकते हैं, इस पर इंटरेस्ट भी उनको पे करना पड़ता है। तो ये एक डेब्ट्स है, लायबिलिटीज़ है एज अ लोन। ये सारे डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो क्रेडिटर्स बन जाते हैं उस कंपनी के, यानी कि लायबिलिटीज़ में आ जाते हैं। अब डिबेंचर्स की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के लिए क्रेडिटर्स बन जाते हैं, यानी कि उन्हें उनका अमाउंट वापस कब रीपे होगा उसकी वो यहाँ पर वेट करते रहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो फिक्स्ड रेट पे होता है। जैसे बैंक से लोन लिया होता है तो वो फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि इंटरेस्ट फिक्स्ड रेट पे कंपनीज़ को पे करना पड़ता है। इसी तरह से जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको भी फिक्स टाइम टू टाइम एक ही अमाउंट का जो डिसाइड किया होता है इंटरेस्ट वो पे करना पड़ता है जब तक पूरा का पूरा डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट ना कर दे तब तक। नेक्स्ट है चार्ज बर्डन ऑन असेट, यानी कि बर्डन ऑन असेट्स आ जाता है। बहुत सारी बार मॉर्गेज करनी पड़ती है असेट्स को कि अगर पे नहीं कर पाए तो ये असेट्स आप ले जा सकते हैं। इस तरह से जो बर्डन होता है वो सारा असेट्स पे आ जाता है, कहीं ना कहीं रिस्क रहता है असेट्स के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट
फोर्थ है नेसेसिटी। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि 20 ईयर्स तक ये डिबेंचर्स जो है उसका फाइनेंस हमारे पास आया है और 20 ईयर्स तक हम इसे रीपे कर सकते हैं। इस तरह से लॉन्ग टर्म नीड्स जो होती है फाइनेंशियल, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डिबेंचर होल्डर से यहाँ पर बिजनेस के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ है रजिस्ट्रेशन एट स्टॉक एक्सचेंज। इसका डिबेंचर का रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से ही होता है, जहाँ पर शेयर्स की परचेज सेल ट्रेडिंग होती है। उसी तरह से डिबेंचर्स भी परचेज और सेल वहाँ से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 6 रीपेमेंट। अब इसका रीपेमेंट कैसे किया जाता है, तो एक एग्रीमेंट पहले ही हो जाता है डिबेंचर होल्डर से कि इसका रीपेमेंट जो है, ये जो आपने अमाउंट यहाँ पर बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किए, इसका रीपेमेंट हम 10 ईयर्स, 8 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स के बाद कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। तो ये एज़ पर एग्रीमेंट रहता है कि रीपेमेंट कैसे करना है। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर पेमेंट। अब कभी भी अगर कंपनी बंद हो जाए, वाइंड अप हो जाए, यानी कि कंपनी को अब और मोर हम रन नहीं कर सकते हैं, तो जब रीपेमेंट का टाइम आता है कि कौन कौन से क्रेडिटर्स को यहाँ पर रीपेमेंट करना है, तो सारी असेट्स जो सोल्ड आउट करके बिजनेसमैन जो अमाउंट पे करता है वो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पे की जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। अब हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स देखते हैं, कितने टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं। आप देख सकते हैं 3 टाइप्स के यहाँ पर डिबेंचर्स होते हैं। फर्स्ट है सिक्योर डिबेंचर्स, सेकेंड है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और थर्ड है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। फर्स्ट सिक्योर डिबेंचर्स की अगर बात करें तो सिक्योर डिबेंचर्स वो सारे डिबेंचर्स होते हैं जिसके सामने हम कोई ना कोई असेट्स जो है वो मॉर्गेज कर देते हैं, यानी कि उन्होंने हमें अमाउंट दी है, उसके सामने हमने हमारी एक असेट या फिर उसकी जितनी ही वैल्यू वाली कोई असेट रख दी है कि अगर इन केस वो जो अमाउंट है वो रीपे ना कर सके तो ये असेट्स को सोल्ड आउट करके उन्हें अमाउंट पे कर दी जाएगी। तो वो सारे सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई सिक्योरिटी हमें देनी पड़ती है। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगर इन केस रीपे ना कर पाई कंपनी वो सारी अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स को, तो उसे शेयर में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि एज अ शेयर होल्डर उसके बाद कंपनी के मेंबर बन जाते हैं डिबेंचर होल्डर्स। तो इसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो कन्वर्ट नहीं होते हैं शेयर्स में, उनको सिर्फ रीपेमेंट ही करना होता है और ये जो रिफ़ंड मनी होता है ये भी इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो सारे एग्रीमेंट्स उनके डिसाइडेड होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के डिबेंचर्स हमने देखे। उसके बाद एक और इसी तरह से सिक्योरिटी होती है जिसका नाम है बॉन्ड। बॉन्ड कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ होती है, जैसे हमने डिबेंचर्स देखे, शेयर्स देखे, उसी तरह से बॉन्ड होते हैं। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिबेंचर्स भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये हमें फिज़िकली इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता, हम फिज़िकली इसे देख नहीं सकते हैं, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स होते हैं। बॉन्ड भी इसी तरह से इशू किए जाते हैं, बट बॉन्ड जो है वो बहुत हायर लेवल पे इशू होते हैं, जैसे कि मोस्टली गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट कंपनीज़ या फिर गवर्नमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस वही बॉन्ड इशू करती है। ये ज़्यादा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करती है, यानी कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर चाहिए उनको फुलफ़िल करती है। तो ये जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज़ होती है ये जनरली बॉन्ड्स इश्यू नहीं करती। जैसे कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के पास, जैसे कि आप नाम इधर देख सकते हैं, एग्जांपल दिया गया है सरदार सरोवर बॉन्ड, तो इस तरह के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है जिसमें बहुत बड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है। तो बॉन्ड का मीनिंग आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बॉन्ड का इतना इंट्रोडक्शन दिया गया था। नेक्स्ट पार्ट है पब्लिक डिपॉजिट्स। अब पब्लिक से किस तरह से डिपॉजिट्स लिए जाते हैं ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। डिपॉजिट होल्डर जो होता है, आपने कुछ ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखी होगी जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं देती है, यानी कि बैंकिंग का वर्क नहीं करती है, बट वो सिर्फ फाइनेंस करती है। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है तो वो सिर्फ फाइनेंस करती है, उन सभी को पब्लिक डिपॉजिट्स में रखा गया है। वो एग्रीमेंट के थ्रू करते हैं, जैसे कि 6 मंथ से लेकर 36 मंथ्स तक उनका रीपेमेंट कर सकते हैं। अब इनकी कुछ एडवांटेजेस हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट, पब्लिक डिपॉजिट्स का एडवांटेज है कि ये इजीली फाइनेंस कर देती है किसी भी कंपनी को, तो यहाँ पर कंपनीज़ के लिए इजी हो जाता है कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना। नेक्स्ट है लेस एक्सपेंसिव इन रिसीविंग फाइनेंस। यहाँ पर एक्सपेंसिव कम होता है, यानी कि जो प्रोसीजर होती है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती और फाइनेंस ईजीली रिसीव हो जाता है। थर्ड है एसेट्स डू नॉट हैव चार्ज।
असेट्स को यहाँ पर मॉर्गेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ये बोरोड कैपिटल होता है। फोर्थ है इंटरेस्ट इज़ एन एक्सपेंस, कुछ इंटरेस्ट की अमाउंट पे करनी पड़ती है जो यहाँ पर एक्सपेंस बन जाता है बिजनेस के लिए। फिफ्थ है यूज्ड एज वर्किंग कैपिटल, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है बिजनेस में रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए वर्कर्स की, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को एक शॉर्ट टर्म के लिए ये फुलफ़िल कर देती है। उसके बाद लिमिटेशंस देखते हैं, इसकी कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती है। लिमिटेशंस क्या क्या है वो यहाँ पर हम पढ़ देते हैं। जैसे कि प्रिडिक्ट कर लेते हैं प्राइजेस के, अब इसमें ये कंपनी को लॉस होने वाला है तो सारे इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इस तरह की अनसर्टेनिटीज़ यहाँ पर लिमिटेशन क्रिएट कर देती है। उसके बाद सेकेंड है इनसिक्योरिटी टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को कोई सिक्योरिटी यानी कि कुछ मॉर्गेज हम नहीं करते हैं तो उनके लिए ये पब्लिक डिपॉजिट्स जो है वो इनसिक्योर होते हैं। उसके बाद थर्ड है फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि ये फेयर वेदर फ्रेंड्स कह सकते हैं हम इन्हें, क्योंकि ये इजीली हमें फाइनेंस क्रिएट करके दे देती है और इनके नेचर के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए वो इन्वेस्ट करे ना करे या फिर रीपेमेंट कितने टाइम में हमें उसे रिफ़ंड करना पड़ता है, तो ये सारे यहाँ पर लिमिटेशंस आ जाते हैं। उसके बाद फोर्थ है डिफ़िकल्ट फॉर न्यू एंड वीक कंपनीज़, वीक कंपनीज़ में इन्वेस्टर्स कम होते हैं, इससे ये डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट टॉपिक है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब आपने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम सुने होंगे, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं IDBI, ICICI, ये सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस है जो फाइनेंस करके देती है। या फिर कोई प्लांट अगर लगाना है, बड़ा प्लांट मशीनरीज़ का, तो उनके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे वो आगे से ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेती है, पेमेंट कर देती है और कंपनीज़ को इंस्टॉलमेंट में फिर बैंक को पेमेंट करने होते हैं। तो इस तरह से ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म्स आप देख सकते हैं, इन सभी का वही काम होता है लोन देना। उनके फंक्शंस होते हैं प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर बाइंग शेयर्स बाय परचेज करने हो तो उसके लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करती है। प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर गिविंग लोन्स के तौर पर भी यहाँ से फाइनेंस मिल जाता है कंपनी को। हेल्प थ्रू डायरेक्ट पेमेंट फॉर टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, अगर कंपनी के कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं तो उनके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे एक बार बैंक पेमेंट कर देती है और उसके बाद कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में बैंक को रीपे कर देती है। फोर्थ है प्रोवाइड गारंटी के साथ एश्योर करती है और फाइनेंशियली हेल्प करती है। उसके बाद फिफ्थ है अदर सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज फॉरेन मार्केट से रिसर्च करना, ये सारी फैसिलिटीज़ भी ये फाइनेंसिंग कंपनीज हमें देती है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स के 3 यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, एक लोन प्रोवाइड करना, कैश क्रेडिट प्रोवाइड करना और ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करना। जैसे कि हम सारी कमर्शियल बैंक्स देखते हैं, उनका यही काम होता है। कोई भी बैंक आप देखें वो कंपनीज़ को लोन भी देती है, कैश क्रेडिट का मतलब होता है कैश, कुछ छोटा सा लोन दे देती है कोई भी सिक्योरिटी के बिना, उनके ट्रांजैक्शन पे बेसिस पे, उसे CC यानी कि कैश क्रेडिट कहा जाता है, यानी कि कैश दिया है बट थोड़े टाइम के क्रेडिट के लिए। उसके बाद ओवरड्राफ्ट यानी कि एक फैसिलिटी ऐसी देती है विदाउट एनी लोन, आप कुछ अमाउंट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पे अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं, दो आपके बैंक अकाउंट में उतनी अमाउंट ना हो फिर भी। उसके बाद ये हमने कमर्शियल बैंक्स के देख लिए। अब ट्रेड क्रेडिट ऐसा होता है जैसे कि अगर किसी कंपनी को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेती है ट्रेडर्स से, वो ट्रेडर्स क्रेडिट पे यानी कि अब बिना कैश ट्रांजैक्शन के रॉ मटेरियल कंपनीज तक सप्लाई कर देते हैं और जब कंपनी लायबल हो तब उसे रीपे कर सकती है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो बिज़नेस में विदाउट एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कुछ ना कुछ असेट्स उनके पास रॉ मटेरियल आते रहते हैं, तो ये सारी ट्रेड क्रेडिट हो गई। उसके बाद 7th है इंटरनल कॉरपोरेट डिपॉजिट्स। ये सारे ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो दो कंपनीज़ के बीच में होते हैं, यानी कि जो मेजर कंपनीज़ होती है वो माइनर कंपनीज़ यानी कि छोटी कंपनीज़ को हेल्प कर देती है, थोड़े टाइम की उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सेटल कर देती है। ये हमने पूरा कंप्लीट यहाँ पर समझ लिया है। अगर आप चाहते हैं इनका डिफरेंस पढ़ना, यानी कि ओनर्स फंड यानी कि अपने आप जनरेट किया हुआ फंड और बोरोड फंड यानी किसी और से लिया हुआ फंड कंपनी के अंदर, इन दोनों का डिफरेंस दिखाया गया है। पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। कोई भी डाउट्स रह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।